दोस्तों नमस्कार। जब देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो, देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में हो, देश के कोर सेक्टर की भी स्थिति नाजुक हो चली हो, यानी वह भी नकारात्मक हो, इस देश के भीतर में रोजगार पैदा कर पाने की स्थिति में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं हो, उद्योगपतियों की, व्यापारियों की स्थिति खस्ता हो चली हो, यहां तक कि प्रति व्यक्ति आय भी नीचे जा रही हो, और ऐसे वक्त में किसी कंपनी का नेटवर्थ 100% से ज्यादा छलांग लगाते हुए लगातार बढ़ रहा हो, तो क्या यह सब कुछ किसी जादू की तरह तो नहीं है? और यह जादू शेयर बाजार में होता है, उस शेयर बाजार में जिसका एनालिसिस, जिसका आकलन अपने तरीके से किया जाता है और उसमें कोई गलत ना करे, इसके लिए सेबी की मौजूदगी होती है। और इसके लिए जो कंपनियां जिस शेयर को खरीदती है, उनके यहां भी एक निगरानी रखने की टीम होती है। लेकिन यह कौन सी परिस्थिति की देश की इकोनॉमी डामाडोल, लेकिन अडानी के नेटवर्थ में लगातार बढ़ोतरी, यह किसी जादू सरीखा है। और खास तौर से तब जब खुले तौर पर इस देश की राजनीति अडानी को मौजूदा राजनीतिक सत्ता यानी मोदी सत्ता के साथ जोड़ रही हो। इसके लाभ भी हैं और इसके घाटे भी हैं। लाभ सबसे बड़ा कंपनी के लिए यह होता है कि अगर वह राजनीतिक सत्ता से जुड़ी है तो कोई रुकावट उसके सामने आएगी नहीं। और घाटा इस देश का यह होता है कि ऐसे में सत्ता की बात सुनते हुए बड़ी तादाद में बैंक जब कर्ज दे देते हैं तो लगता है कि अगर यह कंपनी आज नहीं कल डूब गई, यानी गुब्बारा फूट गया, तो फिर बैंक भी कंगाल तो नहीं हो जाएंगे। और जिन पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने शेयर खरीदे औने पौने दाम में मुनाफा पहुंचाने के लिए, उनकी स्थिति भी तो नाजुक नहीं हो जाएगी। दरअसल इस खेल के समकक्ष पहली बार एक रिपोर्ट आई है अडानीज को लेकर। यह रिपोर्ट अमेरिकी कंपनी हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट है। उसने खुले तौर पर बतलाया है कि जो 7 कंपनियां अडानीज की शेयर बाजार में लिस्टेड है, इनका जो पूरा मूल्यांकन किया गया है वो असल मूल्यांकन से 85% ज्यादा है। यानी एक झटके में आज की तारीख में सही मूल्यांकन हो तो नेटवर्थ 85% नीचे आ जाएगा। और जितनी बड़ी तादाद में बैंकों से यह दिखाकर लोन लिया गया, उसी लोन की रकम से कैसे धीरे धीरे अपना विस्तार करते चले गए। यह रिपोर्ट आई और इस देश के भीतर में मीडिया ने खामोशी बरत ली। राजनीति भी इस दौर में बड़ी कंगाल सी हो चली है, एक शून्यता है उसके भीतर। क्योंकि याद कीजिए हर्षद मेहता को, याद कीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड जो पीवी नरसिम्हा राव की सत्ता को बचाने के लिए हुआ था। पार्लियामेंट क्या सक्रिय हुआ करती थी, इस देश की राजनीति में कैसा उफान आ जाता था, अखबारों के पन्ने रंगे हुए होते थे, स्क्रीन पर जो भी खबरें जिस रूप में आती थी उसमें इन बातों का जिक्र होता था। सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, अपने तौर पर इन मुद्दों को खूब उठाता था और इस देश की राजनीतिक सत्ता पलट जाती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भी एक ऐसी खामोशी क्यों है और राजनीतिक सत्ता ने इस दिशा में ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या यह ब्लैक मनी का पैसा इन सब के बीच रेंग रहा है? क्या वाकई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और ईडी इस पर भी खामोश है? हमें लगता है 2 बातों पर गौर कीजिए। एक तरफ रिपोर्ट है और दूसरी तरफ उस रिपोर्ट पर सच्चाई को बखान करते हुए अडानी ग्रुप की अपनी सफाई है। इस सफाई में इस बात का जिक्र किया गया, पहले सफाई का जिक्र कर दें खास तौर पर, क्योंकि जो सीएफओ ग्रुप सीएफओ हैं अडानीज के, जोगेशिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिक्रिया नहीं ली गई, जबकि उनकी तरफ से कहा गया 85 से ज्यादा सवाल भेजे गए। इनकी तरफ से कहा गया, जो बताया गया, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं उस रिपोर्ट में क्या है, उनका कहना है सेलेक्टिव मिस इंफॉर्मेशन है, बेसलेस एंड डिसक्रेडिट एलिगेशंस लगाए गए हैं। इसकी टाइमिंग जानबूझकर चुनी गई है क्योंकि 2 दिन के बाद हमारा एफपीओ आने वाला है, जिसके जरिए हमको 20,000 करोड़ रुपए उगाने हैं बाजार से। और यह पूरे तरीके से वन साइडेड है। अगर यह पूरा का पूरा मामले को परखें तो हिडेनबर्ग रिसर्च कहता है दरअसल शेयर बाजार में अडानीज फ्रॉड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कोई किसी को फ्रॉड अगर कह देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे के पूरे सफाई पत्र में एक भी जिक्र कानूनी कार्रवाई या इस बात का नहीं है कि हम देख लेंगे आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि हम भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चलाने वाले हैं, हमारी साख जबरदस्त है और हमारे एफपीओ पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा।
अब यहां पर दो तीन चीजें और समझने की जरूरत आ गई इस रिपोर्ट के मद्देनजर, क्योंकि इस पर शेयरों में जो अडानी इंटरप्राइजेस के भी शेयर देखिएगा 2022 यानी बीते बरस में 125% के लगभग वृद्धि हुई है। जो बिजली और गैस इकाइयों की जो समूह है उसमें लगभग 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। और इन सब के बीच अलग अलग तरीके से जो बैंकों से लोन लिया गया, अगर फिच ग्रुप की जो रिपोर्ट देखें, जो क्रेडिट साइट्स की रिपोर्ट है, वो बताती है तकरीबन 40% कर्ज में डूबी हुई है अडानी ग्रुप की कंपनी, जो सितंबर की आखिरी रिपोर्ट आई थी। अब यहां पर असल सवाल है टाइमिंग को लेकर। टाइमिंग, क्या वाकई टाइमिंग ऐसी चुनी गई जब एफपीओ यानी मेगा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर अडानीज लेकर आ रहे थे? क्योंकि इनका कहना था कि दरअसल हमको इससे लाभ होगा 20,000 करोड़ का। और देखिए इस रिपोर्ट के आने का असर यह हुआ कि अडानीज के शेयर पहली बार गिर गए और 70,000 करोड़ का नुकसान एक दिन में हो गया। लगभग 4.5% औसतन उनकी जो सातों कंपनियां हैं उसको निकालिएगा तो यहां पर चूना लगा है कंपनी को अडानीज के। ऐसा क्यों लगा? जबकि राजनीतिक तौर पर सत्ता के करीब हैं, जो निगरानी करने वाली कंपनियां हैं, कहीं वो पपेट के तौर पर तो काम नहीं करती है। उसके बावजूद भी आज शेयरों की खरीद फरोख्त में एलआईसी ने भी शेयर ले लिए अडानीज के, एसबीआई ने भी ले लिए। यह पब्लिक सेक्टर के तहत आते हैं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तौर पर जो अडानीज के शेयर की दिशा में जा रहे थे उनके भीतर यह डर तो नहीं आ गया? जो हिडेनबर्ग रिसर्च ने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक एक चीज की जानकारी दी है कि कैसे लगभग कितने गुना ज्यादा हर कंपनी को दिखाया बताया जाता है, बैंक से लोन लिया जाता है। और इनका रूट भी जो है उसमें भी जिक्र किया गया है, कैरिबियाई कंट्रीज का, यूएई का, मॉरिशस रूट का, कितनी बड़ी तादाद में शेल कंपनियां हैं, कौन शेल कंपनी चलाता है, वो परिवार के किस सदस्य से जुड़ी हुई हैं, ये तमाम चीजों के डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सफाई दी गई वो सफाई इतनी है कि दरअसल ये वन साइडेड है और यह मिस इंफॉर्मेशन है, बेसलेस है, डिस्क्रेडिट करने वाली है। अब यहां पर आइए सबसे बड़ी बात कि दरअसल इन परिस्थितियों में जो अडानीज की 7 कंपनियां हैं, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी विल्मर लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सबके लगभग औसतन 5% के लगभग सबको मिलाइएगा तो इतने गिर गए। और घाटा जो हुआ $9.4 बिलियन का लगभग घाटा, यानी लगभग 70,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का यह घाटा, पूरा का पूरा नुकसान एक दिन में हुआ है। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें एक एक कंपनियों का जिक्र है और इस बात का बड़ा शानदार जिक्र किया गया है कि एक साल में कितना लाभ मिला जो दूसरी कंपनियों को नहीं मिलता है, जो उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। मसलन अडानी इंटरप्राइजेस एक साल के भीतर 101% का जो स्टॉक गेन है वह एक साल में है। और 3 साल के दायरे में लीजिएगा, 3 साल का मतलब इसलिए क्योंकि कोविड काल के बाद की और उस दौर की परिस्थिति को हम यहां जोड़ना चाहते हैं। 1358% का स्टॉक गेन है अडानी इंटरप्राइजेस को 3 साल में। एक साल में 101%। अडानी ट्रांसमिशन 36% का लाभ एक साल में, लेकिन 3 साल के एवरेज में आइएगा तो 729%। अडानी टोटल गैस 118% एक साल में गेन, लेकिन अगर आप इसको 3 साल में ले जाइएगा तो 2121% का गेन। अडानी ग्रीन एनर्जी 4% एक साल में यानी 2022 में, लेकिन 3 साल के दायरे में यह 908%। अडानी पावर 2022 में 167%, लेकिन 3 साल में 332%। अडानी पोर्ट्स 8% एक साल में, इस बीते हुए साल में, और 98% 3 साल के एवरेज में। अडानी विल्मर 149% इस साल और ओवरऑल एवरेज भी 149%। यह परिस्थिति अपने तौर पर बताती है कि कितना लाभ हुआ है। लेकिन इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स जोड़े गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कितना गुना ज्यादा बताया गया और उस भारत के मार्केट के अनुकूल उसमें डॉक्यूमेंट जो वेलमर जो रिसर्च है उसने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो एडिनबर्ग रिसर्च की टीम है उसने जानकारी दी कि दरअसल इस पूरे खेल में भारत की दूसरी कंपनियों को भी समझिए, जो कि अपने तौर पर बहुत खुले तौर पर बताती है कि कितना लाभ कैसे। ये दरअसल शॉर्ट सेलर हिडेनबर्ग रिसर्च टीम है, ये एक एक्टिविटिज्म का काम भी करती है। मसलन अडानी ग्रीन एनर्जी
815 गुना ज़्यादा बताया गया। तो जाहिर है जब आप उतना गुना ज़्यादा बताते हैं और इसका जो जो कीमत बताकर प्राइस अर्न करते हैं और उसके बाद बैंक से लोन मिलते हैं तो उतना ही गुना ज़्यादा मिलेगा। और इंडस्ट्री को जिस ग्रुप में ग्रोथ दिखाया गया या बताया गया वो 24 गुना ज़्यादा है। लेकिन आज की तारीख में इनका कहना है, जो डॉक्यूमेंट है भारत के मार्केट को लेकर, कहते हैं 97% ज़्यादा, यानी एक झटके में डाउनस्लाइड ये माइनस 97% हो जाएगा। और यही स्थिति तमाम कंपनियों की है। अडानी पावर 29 गुना ज्यादा दिखाया गया, 24 गुना ज्यादा इंडस्ट्री बताई गई। जो प्राइस से अर्न किया गया वो 29 गुना ज्यादा किया गया, 24 गुना ज्यादा इंडस्ट्री बताई गई, लेकिन माइनस 18% एक झटके में डाउनस्लाइड हो जाएगा ये। अडानी टोटल गैस 831 गुना, 831 गुना ज्यादा, इंडस्ट्री लगभग 20 गुना, और माइनस 97% ये हो जाएगा, डाउनस्लाइड कर जाएगा इसका। अडानी ट्रांसमिशन 312 गुना ज्यादा दिखाकर बताकर प्राइस अर्न किया गया और 24 गुना ज्यादा इंडस्ट्री को दिखाया गया, और जबकि इसको अगर आप मूल्यांकन सही हो तो माइनस 92% हो जाएगा। अडानी इंटरप्राइजेस 508 गुना ज्यादा और 12 गुना ज्यादा इंडस्ट्री, यह भी 97% ज्यादा है, यानी माइनस 97% हो जाएगा। अडानी विल्मर 90 गुना ज्यादा, 30 गुना ज्यादा इंडस्ट्री, इसके भी मूल्यांकन माइनस 67% हो जाएगा। अडानी पोर्ट्स को लेकर है कि यह लगभग 35 गुना ज्यादा वृहत तौर पे जो अर्निंग्स प्राइस अर्निंग जो की गई वह की गई, और इंडस्ट्री को दिखाया गया दुगना लगभग, और यह लगभग माइनस 93%, फिर भी यह डाउनस्लाइड हो जाएगा। यह स्थिति क्या बतलाती है कि क्या भारत में शेयर बाजार के जरिए नेटवर्थ कोई भी बढ़ा सकता है, या फिर शेयर बाजार के जरिए नेटवर्थ बढ़ाकर बैंकों से लोन कितना भी लिया जा सकता है, या फिर बैंकों से लोन लेने के बाद अपना विस्तार लगातार करते जाया जा सकता है, या फिर उस विस्तार की प्रक्रिया में दुनिया भर के अलग अलग कंपनियों की खरीद भी हो सकती है। तो दुनिया के 6 देशों में इस रिसर्च जो हिडेनबर्ग रिसर्च है उसने अपने तौर पर काम किया और इसको खुले तौर पर बतलाया कि दरअसल दुनिया के 6 देशों में हमें कई चीजें निकल कर आई जो सामने, जिसमें इस बात का जिक्र है कि अलग अलग जगहों पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ अनुकूल था। मसलन इस रिपोर्ट में एवरेज 85% मूल्यांकन ज्यादा बताया गया, यानी आज की तारीख में वो नीचे आ जाएगा। अन्य की तुलना में इनको लाभ मिला। और इस रिपोर्ट में जो लिखा गया है उसमें कहा गया है कि दरअसल एक बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना में ऐसा लगता है कि यह फर्म लगी हुई है। जो अडानी फर्म के बारे में शब्दों का इस्तेमाल किया गया अपने मूल्यांकन को आगे बढ़ाने में, और फर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग में संलग्न होने का भी आरोप इस रिपोर्ट में लगाया गया है। आज की तारीख में 218 बिलियन डॉलर अडानीज का है। अगर व्यक्तिगत मूल्यांकन कीजिएगा तो 120 बिलियन डॉलर का है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रमुख सूचीबद्ध अडानी कंपनियों ने भी पर्याप्त कर्ज लिया है, जिसमें कर्ज के लिए अपने बढ़े हुए स्टॉक के शेयरों को गिरवी रखना शामिल है, जिससे पूरे समूह को अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया गया है। यह एक कमेंट उस रिपोर्ट के भीतर का है। अब सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति है तो क्या इस देश के भीतर में अडानीज के गुब्बारा फूटने का मतलब है कि हमारे बैंकों के भीतर संकट मंडरा जाना, एक ऐसी परिस्थिति में आना कि भारत की इकोनॉमी यूं भी डामाडोल, और कॉरपोरेट की इकोनॉमी के जरिए जो देश की इकोनॉमी को बांधे रखने की सोच है वह भी कहीं परिस्थिति नाजुक ना हो जाए। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि असल में इन बातों का जिक्र अडानीज ग्रुप ने जो सीएफओ, जो ग्रुप सीएफओ है जोगेश्वर सिंह, उनको लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी साख का जिक्र किया और कहा कि टाइमिंग हमारे जो हम लाने जा रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए किया गया, जो 20 करोड़ की उगाही करने वाले हैं बाजार से। और ये 20 करोड़ की उगाही इसलिए मैटर करती है क्योंकि 20 करोड़ के जरिए हम जहां पैसा लगाएंगे और कुछ कर्ज को चुकाएंगे, इसका भी जिक्र है। उसमें कहा गया कि हमको लगभग ग्रीन हाइड्रोजन, हवाई अड्डे और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे में जो अपने अडानी समूह की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए हमको जुटाने का लक्ष्य, उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और जो एफपीओ की जो 20,000 करोड़ रकम जुटाई जाएगी उसमें 4,000 करोड़ जो है वो अडानी एयरपोर्ट, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट और मुंद्रा सोलर जो है उसके कर्ज चुकाने में खर्च होगा, यानी उसमें डिस्टर्ब किया जाएगा। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस दौर में भारत की राजनीति के करीब अडानी समूह जब खड़ा है और तमाम सवाल राजनीतिक तौर पर अडानी समूह को लेकर किए जा रहे हैं, तो क्या इस रिसर्च
और इस डॉक्यूमेंटेशन के जरिए जो लाया गया है उसके जरिए क्या ये डिस्टर्ब करने की चीज है, या फिर जब पूरा सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि पहली बार सेबी की चेयरमैन जो हैं वह ना तो आईएएस है, ना आईपीएस है, ना आईआरएस हैं, जो कि एक इतिहास रहा है। एक प्राइवेट कंपनी से निकली हुई, जिनकी जाहिर है शिक्षा दीक्षा अच्छी है दुनिया के तमाम जगहों पर, लेकिन नियुक्ति वो सीधे कहते हैं पीएमओ के जरिए हुई। तो क्या वो पपेट के तौर पर तो नहीं थी? और इस दौर में जब अडानीज के शेयर की कीमत औने पौने दाम में बाजार में जा रही थी, अगर इस रिपोर्ट को हम पढ़ रहे हैं, तो एलआईसी इतनी बड़ी तादाद में क्यों खरीद रही थी? और आज भी उसने खरीदारी की और 1 घंटे के भीतर 200 रुपए कम हो गया, लेकिन उसकी खरीदारी नहीं रुकी। यानी भारत के भीतर के पब्लिक सेक्टर उन कंपनियों के साथ डील करता है जो कंपनी राजनीतिक तौर पर राजनीतिक सत्ता के अनुकूल हो। और जिस राजनीति का जिक्र करते हैं तो क्या उसमें कॉरपोरेट इकोनॉमी का भी समावेश हो गया है? क्या ऐसी स्थिति है? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के भीतर में कुछ चीज़ों का और जिक्र किया गया है। ये जिक्र बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि दरअसल सवाल सिर्फ 85% का नहीं है। अगर इसको हम लोग परखना शुरू करें तो इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि इससे पहले भी अडानीज ग्रुप को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्रवाई भी हुई है। मसलन गार्जियन की एक रिपोर्ट उसमें जोड़ी गई, जिसमें बताया गया कि 6 अप्रैल 2016 को जोशुआ रॉबर्टसन की एक रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया कि कोल प्राइस स्कैंडल को लेकर लगभग $4.4 बिलियन को लेकर जांच के आदेश वहां पर दिए गए अडानीज को लेकर। इकोनॉमिक टाइम्स ने डीआरआई और ईडी का भी जिक्र किया है, कैसे पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट कीमत से ज्यादा लगाकर कैसे पैसा बनाया गया होगा, ये जांच के आदेश भी हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एक इलीगल आयरन और एक्सपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा था 2009-2010 के बीच में जो हुआ था, इसकी जांच कीजिए। और मनी लॉन्ड्रिंग का भी इसमें जिक्र है। एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली की रिपोर्ट थी, जिसमें डायमंड ट्रेड को लेकर लगभग 1,000 करोड़ के टैक्स का खेल जो खेला गया था उसका जिक्र किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शेल कंपनियों को लेकर सरकार बड़ी चिंतित रहती है, ब्लैक मनी को लेकर बहुत चिंतित रहती है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चिंतित रहती है। ईडी भी अपने तौर पर कार्रवाई करता है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या हो रही थी मॉरिशस, यूएई और कैरेबियाई देशों के जरिए, क्योंकि उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया है वह खुले तौर पर बतलाता है कि आप मनी साइफन कैसे करते हैं और उसके जरिए कितनी कमाई हुई है। अब यहां पर सारी चीजें हैं कि क्या ये सारी चीजें मैनिपुलेशन जो होती है वो कहीं सिस्टमेटिक तरीके से एक सिस्टम में कन्वर्ट तो नहीं कर दी गई है? तो ऐसे में कोई भी रिपोर्ट आए, चाहे ये एडनबर्ग रिसर्च की ही रिपोर्ट क्यों ना हो, इस रिपोर्ट का असर क्या पड़ेगा? क्योंकि यह रिपोर्ट अपने आप में तमाम चीज़ों को खोलती जरूर है, लेकिन भारत की राजनीति के भीतर में कैसे इसका असर पड़ेगा यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि इस रिपोर्ट के भीतर इन बातों का जिक्र है कि जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है उनको देखने और उनकी निगरानी के तहत होता है। जो शेयर खरीदते हैं पब्लिक सेक्टर, उनकी भी डायरेक्टर्स की टीम होती है जो एक लिहाज से आदेश निर्देश देती है। तो एसबीआई और एलआईसी को लेकर कुछ सवाल इस दौर में भी उठे और यह भी उठा गया कि क्या वाकई ऐसी परिस्थिति लाई जा रही है जिसमें कि इस रिपोर्ट के बावजूद भी कोई असर एफपीओ पर अगर नहीं पड़ेगा तो अडानीज के कंपनी की साख दोबारा बन जाएगी। और सिस्टम अगर ऐसा चल रहा है तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगला सवाल यह है कि आज ही के दिन जब रिपोर्ट आई सुबह सुबह, तो उसके बाद लगभग 70,000 करोड़ का चूना शेयर बाजार में अडानीज की कंपनी को पहली बार क्यों लग गया? और अगर इतना बड़ा चूना लगा तो उसके बावजूद भी एलआईसी क्यों शेयर खरीद रही थी? और इन सब के बीच जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो ये बतलाते हैं कि दरअसल इस देश के भीतर में ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं और उसमें सेबी कुछ नहीं कर पा रहा है काम, तो क्या इस परिस्थिति में किसी के नेटवर्थ को लेकर, और नेटवर्थ अगर उस बैंकों से लिंक्ड है, तो क्या एक पूरा सिस्टम है जिसको डिस्टर्ब कर पाने की स्थिति में मौजूदा सत्ता नहीं आ पाएगी? क्योंकि राजनीति हमारी शून्य है। इस दौर में पार्लियामेंट के भीतर कोई सवाल जवाब नहीं हो पाते हैं ऐसे मुद्दों को लेकर। इसका जिक्र खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी गली मोहल्लों में करते चल रहे हैं। और राजनीतिक तौर पर विपक्ष की हैसियत इस दौर में विपक्ष के नेता तक को बना पाने की नहीं है।
तो क्या होगा ऐसे में? क्या ये माना जाए, जिस जैसे फिच ग्रुप के क्रेडिट साइट्स ने सितंबर में बताया कि लगभग ऋण जो है इस कंपनी पर 40% का है, तो अगर वो ना चुका पाए तो क्या होगा? और भारत के भीतर में जब गरीबों के पास पैसा नहीं है, ऐसे वक्त में अगर इस तरीके से किसी एक कंपनी का नेटवर्थ बढ़ते चला जाता है, तो जो शॉर्ट सेलर हिडेनबर्ग रिसर्च है, जो बहुत खुले तौर पर बताता है कि दरअसल कंपनी धोखाधड़ी में लिप्त है, अडानीज की कंपनी को लेकर और शेयर मार्केट के कामकाज को लेकर वो हर डॉक्यूमेंट को बता रहा है। जितनी शेल कंपनियां काम कर रही हैं उसका जिक्र कर रहा है, उन शेल कंपनियों को चलाने वालों का जिक्र कर रहा है, कौन परिवार का सदस्य है, कौन मॉरिशस में बैठा है, कौन दुबई में बैठा है, इसका खुले तौर पर हर चीज का जिक्र है। जब सारी चीजों का डॉक्यूमेंट है, तो क्या केंद्र सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और केंद्र सरकार अगर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या यह माना जाए कि एक सिस्टम भारत की इकोनॉमी के लिए कॉरपोरेट और अपने मित्र कॉरपोरेटरों के अनुकूल खड़ा किया गया और बनाया गया है, जो कि राजनीतिक तौर पर सत्ता को सत्ता के साथ जोड़े रहे और नेटवर्थ के तौर पर और इकोनॉमी के तौर पर मुनाफा लगातार देता रहे? क्योंकि इस दौर में राजनीति सक्रिय नहीं है, तो यह मामला कहां आएगा? मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में यह आपको दिखाई नहीं देगा, सोशल मीडिया में चलता रहेगा। और सोशल मीडिया में चल रहा है तो यह कहे कि एक झटके में जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो शेयर खरीदते हैं, वो समझ जाएंगे कि जब ये ऐसी चीज़ों के जरिए सी रिपोर्ट्स भी ऐसी राजनीति को डिस्टर्ब नहीं कर पाती हो, राजनीतिक तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खामोश रह रही हो, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी यही है, अल्टीमेट यही है। तो क्या ऐसी स्थिति में भारत के भीतर एक सिस्टम ही तो नहीं बना दिया गया जो इस कॉरपोरेट इकोनॉमी का रक्षक है? चाहे आप किसी कंपनी को लीजिए, उस कंपनी को कई गुना ज़्यादा बड़ा दिखाइए, उसके ज़रिए बैंक से लोन लीजिए, उस बैंक के लोन से उस कंपनी को पैसा चुका दीजिए और उसका अतिरिक्त लोन से किसी दूसरी कंपनी की तरफ बढ़ जाइए, फिर उस बड़ी कंपनी को लीजिए और उसके बाद फिर बड़ा हिस्सा दिखा दीजिए कई गुना ज़्यादा। फिर उस पर ना बैंक आपत्ति कर रहा है, ना कर्ज लेने में कोई आपत्ति हो रही, ना कर्ज देने में कोई आपत्ति हो रही है। और ये एक पूरा सिस्टम देश के भीतर में फैलता चला जा रहा है। और 2014 से निकले हुए अडानी, उस वक्त सिर्फ हम लोग उनका चार्टर्ड जानते थे, जिसमें उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री घुमा करते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस रफ्तार से नेटवर्थ बढ़ा, वो पूरी दुनिया को चौंका गया कि भारत में रईसी किस रूप में बसती है और चलती है, और इसमें राजनीतिक सत्ता से बड़ा रईस कोई होता नहीं है। तो 3 सवाल आखिर में। पहला सवाल, क्या शेयर बाजार इस कॉरपोरेट नेटवर्थ के लिए एक ढाल है? क्या शेयर बाजार पर निगरानी करने वाली स्वायत्त संस्थाएं भी उस कॉरपोरेट के लिए हथियार और उसी का औजार है? क्या इस दौर में पॉलिटिकल सत्ता शेयर बाजार को भी चला रही है, जो अपने पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के पैसे तक वहां पर शेयर की डील में लगा देती है? क्या इस दौर में ऐसी परिस्थितियों पर नकेल कस पाने की स्थिति में भारत की राजनीति नहीं है? और क्या इस पूरी परिस्थिति में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में भी सूचनाओं के आदान प्रदान के जरिए भी इस देश की पॉलिटिक्स या जनता के भीतर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है? ये सारे सवाल एक साथ रखिएगा तो आखिर का एक सवाल ये आएगा कि हम जिस ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र करते हैं, कहीं ये भारत की इकोनॉमी के भीतर कॉरपोरेट के लिए सिस्टम में तब्दील तो नहीं हो गया? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।